गुड मॉर्निंग मित्रों। देखिए कि हमने आप लोगों को टीजीटी पीजीटी का बैच आरंभ कर दिया है हिस्ट्री का, और पहला लेक्चर हमने आरंभ किया था और पहले लेक्चर में हमने इतिहास का एक सामान्य परिचय दिया और उसमें जो है हमने केवल दो शब्दों पे बात किया था, एक भारतीय और दूसरा इतिहास। तो भारतीय किसे कहा जाता है तो इसके विषय में हमने बताया, और भारतीयों के जो रहने का स्थान जो उनका भूखंड है उस भूभाग या भूखंड को ही भारतवर्ष कहा जाता है। तो भारत के अन्य नामों के विषय में किसने नाम दिया है, किन शब्दों का प्रयोग किया गया है, इनसे भी प्रश्न पूछा जाता है, इसके विषय में हमने बताया। उसके बाद हमने इतिहास, तो इतिहास एक संस्कृत भाषा का शब्द है और इतिहास का हमने कितने शब्दों के योग से बना है, इतिहास किस शब्द से लिया गया है, उत्पत्ति उसकी किस शब्द से हुई है, और इतिहास की व्याख्या संस्कृत भाषा में किस तरह से अपने निरुक्त भाष्य वृत्ति में आचार्य दुर्ग महोदय ने किया है, इसकी चर्चा हमने किया, बताया, आप लोगों को समझाया और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए कि इसी इतिहास को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिस्ट्री, और अधिकतर हम लोग इतिहास न कह करके जब भी आम मौलिक बातचीत में हम लोग करते हैं तो कहते हैं कि हिस्ट्री पढ़ना है। तो देखिए अब जो है कि ये हिस्ट्री से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो आज हम लोगों की यह व्याख्या हिस्ट्री से आरंभ होगी। तो देखिए कि ये जो आपका हिस्ट्री शब्द है, यह हिस्ट्री शब्द किस भाषा का शब्द है। पहले यह प्रश्न उठता है कि देखिए कि यह भाषा, ये हिस्ट्री शब्द यह किस भाषा का शब्द है। तो देखिए कि यह ग्रीक भाषा, किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा। तो देखिए आप ध्यान दीजिएगा, ग्रीक भाषा यानी यूनानी भाषा। जैसे आज कहा जाए कि भारतीय भाषा, तो भारतीय भाषा की मूल क्या है, संस्कृत है। आज तो बहुत सी भाषाएं हो गई, लेकिन मूल तो भारतीय भाषा यानी संस्कृत। उसी तरह से यूनान की जो भाषा है उसे ग्रीक कहा जाता है, इसीलिए इसे ग्रीक भी या इसे आप यूनानी भी कह सकते हैं। तो यानी अब आपसे ये कि ये जो हिस्ट्री शब्द है, यह हिस्ट्री शब्द किस भाषा का शब्द है, तो यह ग्रीक भाषा का शब्द है, अर्थात यूनानी भाषा का शब्द है। अब यह हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति, जब भी किसी भी शब्द की उत्पत्ति शब्दों से ही होती है। तो अब देखिए जैसे हमने आपको पिछले क्लास में बताया कि इतिहास शब्द की उत्पत्ति जर्मन भाषा के गेसचिच्टे शब्द से हुई है, उसी प्रकार से हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति, यानी यह हिस्ट्री शब्द है तो इस शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो यह हिस्टोरिया, यह शब्द है, यह हिस्टोरिया, यह हिस्टोरिया शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। और यह हिस्टोरिया शब्द भी किस भाषा का शब्द है, यह भी ग्रीक भाषा यानी यूनानी भाषा का शब्द है। अब अगर यह हिस्टोरिया शब्द का अर्थ देखा जाए, इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ यानी हिस्टोरिया, हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किससे, हिस्टोरिया शब्द से हुई है। हिस्टोरिया शब्द किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। और यह हिस्टोरिया शब्द का अर्थ क्या है, अन्वेषणों, यह अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान, यानी अन्वेषण यानी शोध, अनुसंधान, खोज। तो इस अन्वेषणों से जो प्राप्त ज्ञान है उसी ज्ञान जो है कि यह हिस्टोरिया शब्द का अर्थ है। तो यानी हिस्टोरिया जो शब्द है यह ग्रीक भाषा का शब्द है और इसका अर्थ है अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान। तो इस शब्द से यह हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब यहां यह प्रश्न उठता है कि हिस्ट्री शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता, यानी सबसे पहले ये हिस्ट्री शब्द की रचना किसने किया, हिस्ट्री शब्द को किसने गढ़ा। तो देखिए ये हिस्ट्री शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता या
रचनाकार, यानी ये हिस्ट्री जो शब्द है, इस हिस्ट्री शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया या इसकी रचना सर्वप्रथम किसने किया है, तो इसके रचनाकार हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस। तो अब देखिए कि ये हेरोडोटस जो है, कि यह हेरोडोटस एक कौन है, तो यह हेरोडोटस यूनानी इतिहासकार, ये यूनानी इतिहासकार हैं। ये आपके हिस्ट्री शब्द और हिस्ट्री शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले या हिस्ट्री शब्द के गढ़ने वाले या हिस्ट्री शब्द की रचना करने वाले हेरोडोटस हैं। हेरोडोटस कौन है? यह यूनानी इतिहासकार यानी यूनान के इतिहासकार और यूनान के प्रथम इतिहासकार हैं, यानी सबसे पहले इतिहास लेखन का आरंभ करने वाले कौन है? हेरोडोटस हैं। अब ये जो प्रथम प्रयोगकर्ता अर्थात ये जो हिस्ट्री शब्द है, इस हिस्ट्री शब्द की रचना इन्होंने हेरोडोटस महोदय ने सबसे पहले किसमें किया है, तो इनकी पुस्तक है, यही इन्हीं का ग्रंथ है और ग्रंथ है आप सभी लोग जानते हैं, यह हिस्टोरिका ग्रंथ है, हिस्टोरिका। और इसी हिस्टोरिका में इन्होंने सबसे पहले हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया था। तो इस तरह से अब देखिए कि ये जो हेरोडोटस हैं, तो इस हेरोडोटस ये तो यूनानी नाम है, लेकिन अगर संस्कृत भाषा में देखा जाए तो हेरोडोटस का संस्कृत नाम है हरिदत्त, यानी संस्कृत नाम इनका हरिदत्त। तो अब देखिए ये हेरोडोटस का ये हरिदत्त, ये हरिदत्त ये क्या है? यह संस्कृत नाम है। ये हेरोडोटस का ही अगर आपसे पूछा जाए, प्रश्न अगर कभी दे देता है कि हेरोडोटस का संस्कृत नाम क्या है, तो क्या होगा? हरिदत्त होगा। तो देखिए कि जब यह यूनानी इतिहासकार और ये यूनान के प्रथम इतिहासकार हेरोडोटस ने सबसे पहले इन्होंने ही इतिहास लेखन का आरंभ किया अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में, और पेलोपेनेशियन युद्ध है और उसी युद्ध को इन्होंने अपने विषय बनाया था और उसी से इन्होंने लेखन कार्य का आरंभ किया था। तो देखिए इस हेरोडोटस महोदय ने जो इतिहास लेखन का आरंभ किया है, इसी को देख करके रोम के दार्शनिक हैं, देखिए एक रोम के दार्शनिक हैं जिन्हें रोमन दार्शनिक की संज्ञा दी गई है। तो ये रोम के दार्शनिक हैं सिसरो, ये सिसरो हैं रोम के दार्शनिक, और इन्होंने ही हेरोडोटस को एक उपाधि इन्होंने दिया हुआ है, और उपाधि है यह फादर ऑफ हिस्ट्री। ये फादर ऑफ हिस्ट्री की उपाधि अर्थात ये आपके यूनानी इतिहासकार प्रथम इतिहासकार हेरोडोटस है, और हेरोडोटस ने ही सर्वप्रथम पूरे विश्व में सबसे पहले इतिहास लेखन का कार्य आरंभ करने वाले हेरोडोटस। तो हेरोडोटस की इस उपलब्धि से प्रसन्न होकर के, खुश होकर के रोम के दार्शनिक सिसरो ने हेरोडोटस को ही फादर ऑफ हिस्ट्री की उपाधि इन्होंने दे दिया। इसीलिए कहा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, इतिहास का जन्मदाता किसे कहा जाता है, इतिहास का पितामह किसे कहा जाता है, तो ये कौन है? हेरोडोटस है। लेकिन मित्रों ध्यान दीजिएगा आप लोग कि ये हेरोडोटस केवल इतिहास का देख रहे हैं कि फादर ऑफ हिस्ट्री, यहां ये नहीं शब्द है यूनान के जो है इतिहास के पिता नहीं कहा गया है, भारतीय इतिहास का पिता इन्हें नहीं कहा गया है, केवल इतिहास का पिता कहा जाता है। लेकिन यहां आप लोगों को ये ध्यान देना है इस बात पर, ये इंटरव्यू में भी ये प्रश्न पूछा जाता है या पूछा जा सकता है आपसे जब इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे। अगर यही आपसे ये पूछ कि यह फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री,
अब आपसे ये पूछ दिया कि फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, यानी इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास, तो भारतीय इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो ये ध्यान दीजिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं जल्दीबाजी में, क्योंकि आप हमेशा ये कहते आए हैं, लोगों को बताते आए हैं, पढ़ते आए हैं कि नहीं इतिहास का जन्मदाता, इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। लेकिन जब ये देखिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसमें शब्द एक छिपा हुआ है कि वहां भारतीय इतिहास लगा हुआ शब्द है, तो इस शब्दों पे भी आपको ध्यान देना है। तो भारतीय इतिहास के जन्मदाता कौन है? वेद व्यास। ये वेद व्यास हैं, भारतीय इतिहास के जन्मदाता हैं। और वेद व्यास का ही पूरा नाम है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन इनका मूल नाम है। जब वेद व्यास ने वेदों का संकलन कर दिए तो इन्हें वेदों का ज्ञाता कहा जाने लगा और इनके साथ ये उपाधि जुड़ गई, वेद व्यास के नाम से इन्हें जाना जाने लगा। तो इस तरह से मित्रों, भारतीय इतिहास के जन्मदाता वेद व्यास या फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री पूछा जाए तो कौन है? वेद व्यास है। तो देखिए कि इस भारतीय इतिहास की देन किसकी है? अगर पूछ दिया जाए आपसे कि भारतीय इतिहास लेखन का आरंभ किसने किया है, तो भारतीय इतिहास के लेखन का आरंभ भी किसने किया है? यूनानियों ने किया। यानी सबसे पहले इस यूनानियों ने ही भारतीय इतिहास लेखन का आरंभ किया है, शुरुआत किया है। पहले भारतीयों को इतिहास लेखन की कोई जानकारी नहीं थी, तो यानी यूनान के लोगों ने, यूरोप के लोगों ने ही आरंभ किया। तो जब ये इतिहास लेखन का यूनानियों ने आरंभ किया, उस समय कौन सा वंश था? हखामनी वंश था। और हखामनी वंश ईरान का वंश था, शासन कर रहा था 6वीं सदी ईसा पूर्व में। उसी समय इतिहास लेखन के कार्य का आरंभ हुआ सबसे पहले। उस समय इसी हखामनी वंश का साम्राज्य यूनान तक था मित्रों। तो इसलिए कहा जाता है, अगर कभी देता है प्रश्न इस तरह के कि जब यूनानियों ने भारतीय इतिहास लेखन का सर्वप्रथम आरंभ किया तो उस समय कौन सा वंश शासन कर रहा था? तो हखामनी वंश। वह था ईरान का, मूल रूप से उसका केंद्र ईरान, लेकिन उसकी सीमा यूनान तक थी। तो उसके ही काल में यूनानियों ने भारतीय इतिहास लेखन के कार्य का आरंभ किया था। तो इस तरह से मित्रों, अब जो है कि यह एक शब्द आपका यह हिस्ट्री था, ऐसे ये हिस्ट्री शब्द आया। तो आज हम लोग इंडियन हिस्ट्री का, तो इंडियन शब्द के विषय में हमने आपको कल की क्लास में बताया था। तो इस तरह से अब देखिए कि ये तो इतिहास, अब जो है कि देखिए हम लोग पढ़ते हैं इतिहास में, तो इतिहास में भारतीय इतिहास के अंतर्गत आप देखते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, यानी प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास पढ़ते हैं। तो ये जो है कि ये किस आधार पे बांटा गया, क्यों बांटा गया है, कब बांटा गया और किसने बांटा है, इस तथ्य को भी जानना अति आवश्यक है। क्योंकि ये आपके तो रिटेन एग्जाम में ही आएगा और इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा। तो देखिए ये इतिहास विषय है, इसका एग्जाम आप देने के लिए जा रहे हैं और इंटरव्यू है, तो विषय के इस मूल बिंदु को जानना आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए अब जो है कि हम लोग इतिहास का विभाजन, यानी भारतीय इतिहास जो है, इस भारतीय इतिहास के इस अब विभाजन को करते हैं, बांटते हैं और किस आधार पे किया गया है और किसने किया है। तो देखिए अब आप लोग भारतीय इतिहास का विभाजन। अब देखिए कि यह भारतीय इतिहास का विभाजन 3 भागों में किया गया है। ये 3 पार्ट में किया गया है। पहला है हिंदू एज, ये हिंदू काल।
दूसरा है मुस्लिम एज, ये मुस्लिम काल, और ये तीसरा है ब्रिटिश एज अर्थात ब्रिटिश काल। अब देखिए कि ये आप देख रहे हैं कि भारतीय इतिहास का विभाजन 3 भागों में किया गया, हिंदू काल, मुस्लिम काल, ब्रिटिश काल। अब देखिए ये 3 खंडों में किया गया है, लेकिन अब जो है कि यह किस आधार पर यह विभाजन किया गया है, इसमें कोई तिथि नहीं दी गई है कि कब से कब तक हिंदू काल है, कब से कब तक मुस्लिम काल और कब से कब तक ब्रिटिश काल, यानी तिथि नहीं दी गई है इस तरह से। तो अब देखिए कि यह किस आधार पर विभाजन किया गया है, तो यह सांप्रदायिकता के आधार पर विभाजन, यानी भारतीय इतिहास का विभाजन किस आधार पर किया गया है, तो यह आधार इसका है संप्रदाय, यानी जब तक हिंदुओं का शासन था और हिंदू धर्म प्रधान था तो उसे हिंदू काल कहा गया। जब मुसलमानों का शासन हुआ भारत पर, हिंदू शासित हुए और इस्लाम धर्म प्रभावशाली था तो उसे मुस्लिम काल कहा गया। तो देखते हैं, कहते हैं आपकी समुदाय का लड़ाई, समुदाय का वर्चस्व है, चल रहा है, कम्युनिटी चल रही है, आपस में लड़ रहे हैं लोग, तो यानी 2 धर्मों की जहां लड़ाई होती है वहां संप्रदाय की लड़ाई कहा जाता है, तो इसीलिए इसको सांप्रदायिकता कहा गया, यानी संप्रदाय से ही सांप्रदायिकता शब्द को लिया गया है। तो यानी यह मुस्लिम काल कहा गया। जब ईसाई धर्म का बोलबाला हुआ और यहाँ ब्रिटिशों का, अंग्रेजों का शासन हुआ प्रारंभ, तो उसे ब्रिटिश काल कहा गया। तो ये इसीलिए इसको कहा, आधार पे प्रश्न भी आया है कि भारतीय इतिहास का विभाजन किस आधार पर किया गया है, तो सांप्रदायिकता के आधार पर इसका विभाजन किया गया। तो अब यह विभाजन कब हुआ, यानी ये विभाजन कब हुआ, तो यह विभाजन 1806 से लेकर यह 1818 ईस्वी के मध्य हुआ। अब प्रश्न उठता है किसने किया यह भारतीय इतिहास का विभाजन, किसने किया, तो जेम्स स्टुअर्ट मिल, यानी यह जेम्स स्टुअर्ट मिल ने, यह ब्रिटेन का अर्थशास्त्री था, ब्रिटिश अर्थशास्त्री था जेम्स स्टुअर्ट मिल। और यह जेम्स स्टुअर्ट मिल न तो कभी भारत आया था, न तो उसे भारतीय भाषा का ज्ञान था, लेकिन यह 1806 से 1818 ईस्वी के मध्य भारतीय इतिहास को 3 खंडों में सबसे पहले बांटा, यानी उसने एक हिंदू काल, एक मुस्लिम काल और तीसरा ब्रिटिश काल में इसने विभाजित किया। और विभाजित करने के बाद इसने 1818 ईस्वी में जेम्स स्टुअर्ट मिल ने एक पुस्तक प्रकाशित किया जिसका शीर्षक था ये हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक प्रकाशित किया। इसका वॉल्यूम, यह वॉल्यूम फर्स्ट, यह वॉल्यूम सेकेंड और वॉल्यूम थर्ड। तो यानी इस तरह से इसने 3 शीर्षक है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी यह ब्रिटिश भारत का इतिहास भाग 1, ब्रिटिश भारत का इतिहास भाग 2, ब्रिटिश भारत का इतिहास भाग 3, यानी इस तरह से 3 खंडों में। तो पहला जो वॉल्यूम, पहला जो खंड है उसमें हिंदू काल का वर्णन किया है, दूसरा जो खंड है उसमें मुस्लिम काल का वर्णन किया है, तीसरा जो खंड है इसमें ब्रिटिश काल का। और इस पुस्तक में कुल मिलाकर के
आदिकाल से लेकर 18वीं सदी के अंत तक। तो देखिए 18वीं सदी का अंत यानी 1799, ये 1800 से 1800 के बाद कौन सी सदी, 19वीं सदी शुरू हो जाएगी। यानी 18वीं सदी के अंत तक के इतिहास का इसमें वर्णन किया हुआ है और यह पहली भारत पर क्रमबद्ध ढंग से भारतीय इतिहास की यह लिखित पुस्तक है और तत्कालीन समय में इस पुस्तक की बहुत बड़ी डिमांड थी, बहुत बड़ी मांग थी। जो महाविद्यालय थे उन महाविद्यालयों में इसकी बहुत बड़ी मांग थी, भारत में भी अन्य स्थानों पर भी इसे, क्योंकि यह क्रमबद्ध ढंग से इतिहास लेखन का पहला ये प्रयास था और इसमें जेम्स स्टुअर्ट मिल सफल रहा। अब देखिए कि ये सबसे पहले एक कार्य किया और इसी के पद चिन्हों पर चल करके इसी का पुत्र था जॉन स्टुअर्ट मिल। देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसी के पद चिन्हों पर चलकर इसका पुत्र था और उसका नाम था जॉन स्टुअर्ट मिल। और इस जॉन स्टुअर्ट मिल ने ये R³ के आधार पर इसने भी इतिहास लेखन का कार्य किया है। तो ये जॉन स्टुअर्ट मिल R³ यानी जो है कि ये R³ यानी रूल, ये रिलीजन और रेस के आधार पर इसने ये इतिहास लेखन का कार्य किया है। ये भी जॉन स्टुअर्ट मिल इस जेम्स स्टुअर्ट मिल का जॉन ही था, यानी उसका पुत्र था, उसका नाम जॉन स्टुअर्ट मिल है और इसने यानी जो है कि ये R³ के आधार पर भारतीय इतिहास के लेखन का कार्य किया है। इसके कार्यों को आगे बढ़ाया है। रूल रिलीजन यानी रूल कानून विधि नियम, इधर रिलीजन धर्म यानी धर्म का धर्म से जो संघार हुआ, लड़ाई हुई, उसके आधार पर, और रेस यानी प्रतिद्वंदिता, यानी जो है कि कौन यहाँ शासन भारत में करेगा, ये जो प्रतिद्वंदिता अंग्रेजों के आने के बाद हुई, आपस में जो संघर्ष हुआ कंपनियों के बीच, उसके बाद उसने जो ब्रिटिश कालीन इतिहास है उसको लिखा। तो इस आधार पर इसने बांटा। इसी के जेम्स स्टुअर्ट मिल के ही पद चिन्हों पर चल करके 1904 ईस्वी में, ये 1904 ईस्वी में विसेंट आर्थर स्मिथ, आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा, तो विसेंट आर्थर स्मिथ ICS अधिकारी थे। उन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित किया भारतीय इतिहास पर जिसका नाम है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक को प्रकाशित किया विसेंट आर्थर स्मिथ। ये विसेंट आर्थर ये स्मिथ ये ICS अधिकारी थे। इन्होंने 1904 ईस्वी में प्रकाशित किया था और इसी पुस्तक में विसेंट आर्थर स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन की संज्ञा भी दिया। तो इस तरह से ये यूनानियों ने ये इतिहास लेखन का कार्य आरंभ कर दिया। सबसे पहले तो हेरोडोटस, उसके बाद जो है इस यूनानियों ने इतिहास लेखन का कार्य आरंभ किया और भारतीय इतिहास पर अब इस तरह से पुस्तकों के लेखन कार्य का आरंभ हो गया मित्रों। तो अब देखिए कि ये जो भारतीय इतिहास जो आज हम लोग पढ़ते हैं उसमें इस भारतीय इतिहास का अब तिथियों के साथ, किसके साथ, तिथियों के साथ अब जो है कि इस इतिहास का विभाजन राष्ट्रवादी इतिहासकार डॉक्टर रमेश चंद्र मजुमदार ने किया और उसी को आधार मान करके भारतीय इतिहास में प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास को स्थापित कर दिया गया और अध्ययन कराया जाता है, जिसके द्वारा जो है पढ़ने वाले छात्र और छात्राओं को डिग्रियां भी प्रदान की जाती हैं। तो इस तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले भारतीय इतिहास का विभाजन किसने किया, तो ये करने वाले कौन है, जेम्स स्टुअर्ट मिल हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं। अब देखिए कि अब है कि इस भारतीय इतिहास का विभाजन तिथि अनुसार यानी तिथि के सापेक्ष, तिथि के साथ किसने विभाजन किया है सबसे पहले और उसी को आधार बनाया गया। तो ये हैं राष्ट्रवादी इतिहासकार डॉक्टर रमेश चंद्र मजुमदार। तो भारतीय इतिहास का विभाजन ये तिथि क्रमानुसार
अब इसके अनुसार अब देखिए, यह प्राचीन काल, मध्यकाल और यह है आधुनिक काल। यह आधुनिक काल। अब देखिए कि ये जो प्राचीन काल है यह आदिकाल, आदिकाल से 1000 ईस्वी, यानी प्राचीन काल से 1000 ईस्वी तक। मध्यकाल यह 1000 ईस्वी से यह 1818 ईस्वी तक। आधुनिक काल यह 1818 ईस्वी से यह अब तक, यानी वर्तमान तक। तो ये देखिए कि इस तरह से ये जो विभाजन करता है इसके, किसने ये विभाजन किया? ये विभाजन करता राष्ट्रवादी इतिहासकार डॉक्टर आर.सी. मजूमदार। तो मित्रों ये देखिए कि अब तिथि के साथ कि कब से कब तक प्राचीन काल होगा, कब से कब तक मध्यकाल और कब से कब तक आधुनिक काल। तो इस तिथि के अनुसार सबसे पहले भारतीय इतिहास का विभाजन करने वाले राष्ट्रवादी इतिहासकार डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार थे। आधुनिक काल में थे। 1857 की क्रांति के पश्चात जब भारत सरकार ने इतिहास लेखन का जिम्मा दिया तो इन्होंने स्वीकार तो किया, लेकिन निष्पक्ष भाव से इतिहास लेखन करने की बात को कहा तो इन्हें हटा दिया गया और 1857 की क्रांति की इतिहास लेखन का कार्यभार दे दिया गया एस.एन. सेन को। तो राष्ट्रवादी इतिहासकार डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार थे और इन्होंने ही जेम्स स्टुअर्ट मिल के पद चिन्हों पर चल करके इन्होंने हिंदू काल को प्राचीन काल कहा और उसका समय दे दिया इन्होंने आदिकाल से 1000 ईस्वी तक। मध्यकाल यानी मुस्लिम काल को इन्होंने मध्यकाल नाम दिया और यह 1000 से लेकर के 1818 ईस्वी तक। आधुनिक काल यानी ब्रिटिश काल को आधुनिक काल नाम दिया और यह 1818 ईस्वी से लेकर के वर्तमान तक, अब तक इन्होंने दिया। तो इस तरह से ये तिथि के अनुसार इन्होंने भारतीय इतिहास का ये विभाजन किया। तो अब आप लोग समझ गए होंगे, इसी आधार पे इसी प्राचीन काल को एंशिएंट हिस्ट्री कहा जाता है और जिसे एंशिएंट हिस्ट्री का समय अब माना गया है आदिकाल से लेकर के 712 ईस्वी तक। मध्यकाल में दो पार्ट हैं, भाग हैं, एक पूर्व मध्यकाल है और दूसरा मध्यकाल है। पूर्व मध्यकाल का समय 712 से लेकर 1206 ईस्वी तक है और उसके बाद 1206 से लेकर 1707 तक है आपका मध्यकाल। अब देखिए आधुनिक काल 1707 से लेकर के 1947 तक को आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से ये आपके इतिहास का विभाजन हुआ। ये भी है इसी आधार पे अब प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास को कॉलेजों में पढ़ाया जाता है और डिग्रियां प्रदान की जाती हैं। अब इस तरह से मित्रों अब ये है कि इतिहास का अगर हम लोग परिभाषा, जैसे आज है आप पढ़े लिखे हैं और आप किसी विषय के विशेषज्ञ बनने जा रहे हैं, तो आप कभी भी आप लोग अगर कोई पूछता है कि इतिहास किसे कहते हैं तो आप टूटे फूटे शब्दों का प्रयोग कभी मत करिए। आप सही बताइए। इंटरव्यू में भी ये प्रश्न आता है, पूछा जाता है प्रश्न, और तो उसमें कुछ लोग कह देते हैं कि घटित घटनाओं को इतिहास कहा जाता है। तो नहीं, ये गलत है, ये नहीं कहा जाता। देखिए कि एक ब्रिटिश इतिहासकार हैं, ये ब्रिटिश इतिहासकार और जो है ये
इन्हें जो है कि एक कार के नाम से जाना जाता है, EH कार के नाम से जाना जाता है। और इस EH कार ने ये दिया है, इन्होंने इतिहास को कहा है कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच अनंत संवाद है। तो देखिए यानी EH कार के अनुसार अगर इतिहास को देखा जाए तो ये कहते हैं कि यह इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अनंत संवाद, यानी अनंत संवाद है। ये कहते हैं कि यानी ये ब्रिटिश इतिहासकार, और इस ब्रिटिश इतिहासकार ने ये जो है कि बताया है कि ये जो इतिहास है यह इतिहास अतीत यानी आपका क्या है, यह अतीत भूतकाल है। यही अतीत आपका यह भूतकाल है। तो और ये वर्तमान यानी आपका, तो ये अतीत और वर्तमान इन दोनों के बीच से यानी तुलनात्मक इसके बीच में एक संवाद है, यानी एक जो है कि वार्ता है, और ये वार्ताओं का ही अंश किसमें निहित है, इतिहास में निहित है। तो यानी अब जो है कि इन्हीं को हमने क्या बताया आपको, यानी EH कार। तो ये कौन, ये ब्रिटिश इतिहासकार है। अगर आप साधारण रूप में भी आप कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण, यानी आपके बताने का यानी शब्दों का चयन सही होना चाहिए। देखिए महत्वपूर्ण घटनाओं, ये महत्वपूर्ण घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन। अब देखिए कि आप ये भी बता सकते हैं कि महत्वपूर्ण घटना यानी सभी घटनाएं नहीं, जो महत्वपूर्ण, चाहे वह आर्थिक दृष्टिकोण से, राजनैतिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से हो, तो महत्वपूर्ण घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास कहलाता है। या इससे भी एक साधारण और है, जैसे आप परिभाषा दे सकते हैं कि अतीत की परंपराओं को, या अतीत की परंपराओं को वर्तमान में सुरक्षित रखकर अतीव में संप्रेषित करना ही इतिहास कहलाता है। ये इतिहास कहलाता है। तो देखिए मित्रों, अब जो है कि आप ये देख रहे हैं, तो देखिए कि ब्रिटिश इतिहासकार का ये मत है, इन्होंने जो परिभाषा दिया है इतिहास का, वो तो है कि इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अनंत संवाद है। लेकिन अगर इसके अलावा आप अगर कहीं अगर सामान्य बातों में कह सकते हैं, तो इसको जो है जैसे मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ये यानी EH कार का ये जो है परिभाषा नहीं है, ये सामान्य कहा जा सकता है। आप कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। या आप ये भी कह सकते हैं कि अतीत की परंपरा, अतीत यानी आपके भूतकाल की परंपराओं को वर्तमान में सुरक्षित रखकर, यानी जो घटना हुई है, जो कार्य हुआ, या आप अपने पे ही लीजिए कि आपने बहुत से एग्जाम दिया, बहुत से तैयारी किया है, उसमें आपकी वर्तमान में क्या कमी है, उस कमी को सुधारिए, सुधारेंगे तो आप सुरक्षित हो जाएंगे। सुरक्षित रखकर भविष्य में उसका विस्तार करिए और अच्छा करने की कोशिश करिए। तो इतिहास से हमें ये सबक मिलता है, इतिहास से हमें ये जानकारी मिलती है। तो ये मित्रों, ये इतिहास की ये परिभाषा है प्रमुख रूप से। अब देखिए कि इसके बाद अब इतिहास, देखिए आप लोग, अब यह इतिहास के अंग, यानी इतिहास के कितने अंग होते हैं, तो इतिहास के अंग
यह इतिहास के प्रमुख 4 अंग हैं। ये इतिहास के ये 4 अंग हैं। अब ये देखिए मित्रों कि इतिहास के अंग में एक है आपका काल, दूसरा है व्यक्ति, तीसरा है स्थान और चौथा है घटना। तो ये देखिए कि इतिहास के कितने अंग होते हैं प्रमुख। तो इतिहास के प्रमुख 4 अंग होते हैं। कितने अंग? 4 अंग होते हैं। काल, काल यानी समय, व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, और स्थान और घटना, यानी इन्हीं 4 बिंदुओं से इतिहास का निर्माण होता है। यानी कोई भी कार्य होगा तो वह कार्य के समय कोई न कोई समय होगी, तिथि होगा, वर्ष होगा, माह होगा, तो ये काल है। और कार्य को करने के लिए व्यक्ति या व्यक्ति का समूह होगा, और जब कार्य होगा तो वहां कोई न कोई स्थान होगा, एक निश्चित होगा, और कोई न कोई घटना होगी। जैसे है कि हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, तो यह आपके यानी सुबह के ये टाइम है, तो इस समय आपका एक टाइम है, काल है। अब जो हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों के लिए तो व्यक्ति कार्य कर रहा है। स्थान है यानी एनडीज कोचिंग में पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, तो ये जो है कि स्थान हो गया। क्या हो रहा है? यानी शिक्षा के लिए हम जो है कि ये व्याख्या कर रहे हैं। तो इस तरह से यानी इतिहास के ये प्रमुख कितने अंग हैं अगर पूछा जाए? 4 अंग हैं। कौन कौन है? काल, व्यक्ति, स्थान, घटना। इस तरह से इतिहास के 4 अंग हैं मित्रों। अब ये जो है इतिहास का आपका एक सामान्य परिचय हो गया। अब हम अगली क्लास में उपस्थित होंगे तो आप लोगों को अब प्राचीन इतिहास का विभाजन करेंगे। वो क्यों विभाजन किस आधार पे किया गया, और उसके साथ साथ अब जो है उसी में आपका पूरा पाठ्यक्रम आ जाएगा। फिर उसके बाद पुनः आपका पहला चैप्टर आरंभ हो जाएगा। धन्यवाद।